हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 1। मुंबई महाराष्ट्र। शहर रात के 11 बजे। वेंटिलिया की ऊंचाई लगभग 568 फीट है और प्रत्येक मंजिल पर छतें हैं। प्रत्येक मंजिल लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है, जो मुंबई के महाराष्ट्र शहर या मानो पूरे देश विदेश के रईसादों में से एक का सबसे महंगा भवन। मुएटिलिया अपने नाम और इसके मालिक की तरह इंटरनेट और लोगों में चर्चा का विषय है और कहते हैं यह दुनिया के रिहायशी मकानों में ब्रिटेन की रानी के सरकारी महल बकिंघम पैलेस के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जो इंडिया के न्यू टॉप बिजनेसमैन परामर्श इंडस्ट्रीज अध्यक्ष वैद्य शेखावत का है। रूम में एक और म्यूजिक बज रहा था, जिसकी शानदार टोन पर परामर्श वैद्य शेखावत उर्फ वैद्या फ्लोर की दीवार पर चलते हुए अपने हाथों में पकड़े ब्लैक रोज की पंखुड़ियों को तोड़ रहा था, जिसकी पहली कली तोड़ते ही वैद्युत के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ जाती है। उसकी ये हरकतें उसके अंदर की दीवानगी बड़े ही शानदार तरीके से बयां कर रही थी, जिसने इस वक्त अपने लंबे घुंघरालू बालों को बांधा हुआ था और उसी के साथ वो हल्के पैंट कोट में 568 फीट की मंजिला पर चलते हुए कहता है, डू यू लव मी, डू यू लव मी नॉट, जिसे बोलते हुए और रोज की आखिरी कली तक पहुंचते हुए वैद्युत की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। और वो आखिरी कली टूटते ही वैद्युत को अपना आंसर हाँ में मिलता है, जिसके साथ ही वैद्युत के चेहरे पर बड़ी और एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है और उसी के साथ दरवाजे से आ रही है एक लड़की की आहट वैद्युत को अपने कानों में पड़ती है, जिसके साथ जैसे ही वैद्युत दरवाजे की ओर देखता है तो उसको अपने सामने ब्लैक और शॉर्ट ड्रेस में सनाया दिखती है, जिसकी हॉट एंड गुड लुकिंग पर्सनालिटी किसी को भी अपनी ओर खींचते हुए घायल कर देने वाली थी। शनाया को देखते ही वैद्युत जल्दी से नीचे आ जाता है और उसके बदन से चिपकी उसकी ब्लैक ड्रेस से उसके उभरे हुए अंगों पर अपनी नज़र कड़ा देता है, जो जानबूझकर वैद्युत को उसकी ओर आकर्षित कर रहे थे। शनाया गुस्से से झंझनाते हुए कहती है, तुम समझते क्या हो खुद को कि अपने इस अमीरजादा लुक से जो चाहोगे हासिल कर लोगे, और मैं अपना आज भूल कर तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। ये भूल के मैं कबीर की पत्नी हूँ, मैं सिर्फ उसकी वाइफ हूँ। दफा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज़। जहाँ शनाया रोते हुए कल्पते हुए ये सब बोल रही थी, तो वहीं वैद्युत अपनी दीवानगी भरी निगाहों से शनाया को देखे जा रहा था, जिसके साथ पता नहीं उसे कौन सा सुकून मिल रहा था। वैद्युत अपने हाथ में पकड़े रोज को जल्दी से मीचता है और शनाया की ओर बढ़ता है, जिसके साथ शनाया की आंखें डर से फैल जाती हैं और वो जल्दी से पीछे हटने लगती है, जो देख वैद्युत का गुस्सा उसके चेहरे पर छलक जाता है और वो पहले ही फुर्सत में उसे खींचकर अपनी बाहों में समा लेता है। वैद्युत की पकड़ इतनी तेज थी कि शनाया बिल्कुल भी अपनी बॉडी को हिला डुला नहीं पा रही थी। इसके अगले ही पल वैद्युत उसे पेशेंटली किस करते हुए धीरे से कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, क्या सिर्फ मेरी, और आज तुम खुद को मुझे सौंपोगी। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जहाँ से शनाया की जिंदगी में वैद्या नाम के शख्स ने एंट्री मारी थी। रात गोल्ड पैलेस, 8 बजे के लगभग का समय। आसपास काफ़ी चहल पहल थी, जहाँ एक तरफ सजे बड़े से टेबल पर शनाया कुर्सी पर बैठी वाइन के लंबे लंबे सीप लेते हुए अपने दूसरे साइड पर बैठे प्यारे से कपल को देखे जा रही थी, जो एक दूजे की केयर करते हुए शनाया को बहुत प्यारे लग रहे थे। नाइस कपल। आज के बाद मेरा और कबीर का रिश्ता भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आज के बाद हम दोनों के बीच की गीला शिकवा हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है। शनाया उन दोनों को देखते हुए मन ही मन ये सोचती है और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी नज़र दौड़ा देती है, जिस पर शनाया ने कबीर के लिए सरप्राइज पार्टी का जो मैसेज सेंड किया था, उसे कबीर ने एक बार सीन करके कोई भी जवाब नहीं भेजा था। शनाया की आंखों में कबीर का ये पेशा खटकता तो जरूर जाता था, पर उसे
बड़े अच्छे से आता था अपने दुख के सैलाब को गले से निकलना। शनाया की शादी को कबीर के साथ आज पूरा 1 साल बीत चुका था। शनाया की शादी भले ही अपने बहन के पति कबीर के साथ किसी मजबूरी के चलते हुई हो, पर आज वो उसी मजबूरी को प्यार का नाम देने वाली थी। अपने और उसके इस शादी के समझौते को एक बेहतरीन उड़ान के साथ, जहां कबीर का इंतजार करना शनाया के सब्र को तोड़ रहा था। उसे लगने लगा था कि कबीर उसमें और इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जहां हार कर शनाया उस मेज पर सिर रखकर लेट ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर कबीर का नंबर फ्लैश होता है, जिसे शनाया जल्दी से पिकअप करते हुए अपने कान से लगा लेती है। हेलो कबीर, कहाँ हैं आप? मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप कहीं भूल तो नहीं गए कि आज हमारी शादी की सालगिरह है? मैंने आपके लिए कुछ नया। इसके आगे कुछ और बोल पाती कि कबीर की गुस्से से आवाज़ सुनाई पड़ती है। पता है, और मैं नहीं आ सकता आज, क्योंकि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम पड़ गया है। तुम घर जाकर के सो जाओ, मिलता हूँ सुबह। कबीर के कहते ही शनाया गुस्से से झंझनाते हुए कहती है, हमारी एनिवर्सरी से ज़रूरी काम आपके लिए क्या हो सकता है? कबीर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे जवाब दो इसका। शनाया ने अपने इन दो लफ्जों में ही अपना सारा दर्द कबीर के सामने बयान कर दिया था, जिस पर कबीर का एक जवाब ही शनाया के सारे सवालों पर विराम लगा देता है। ये सवाल तुम मुझसे न पूछकर खुद से क्यों नहीं पूछती हो, तो तुम्हें जवाब मिल जाता। और कबीर के इतना कहते ही उन दोनों के बीच का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आखिरकार किस जवाब की बात कर रहा है कबीर, और कैसा है शनाया का कबीर के साथ ये अनसुलझा सा रिश्ता? शनाया जोर से चिल्लाकर बोलती है। कबीर और इतना कहते ही अपना फ़ोन जोर से टेबल पर मारने ही लगती है कि तभी उसका ध्यान वहाँ मौजूद लोगों की फुसफुसाहट अपनी तरफ खींच लेती है, जिस पर शनाया अपने चेहरे के आंसुओं को पोंछती है और टेबल से वाइन की बोतल उठाकर वहाँ से निकल जाती है। शनाया ने इसके बाद भी अपना दुख अपने चेहरे पर पहने नहीं दिया था। शनाया अपने मुंह से वाइन की बोतल लगाती है और अपने अंदर उठते सैलाब को गले से नीचे निकल जाती है। शनाया ने लगभग होटल से बाहर आते आते इतनी हद तक पी ली थी कि उसके अपने पैर जमीन पर लगते हुए महसूस नहीं हो रहे थे, जिसके साथ अभी वो अपनी कार में सवार होने ही वाली थी कि तभी वो पार्किंग एरिया में कुछ ऐसा देखती है जो उसके नशे को एक ही झटके में उसके सिर से उतार देता है। कबीर की कार। शनाया पार्किंग एरिया में खड़ी कबीर की कार देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है कि अगर कबीर यहाँ आ ही नहीं रहा था तो उसकी कार यहाँ क्या कर रही है, जिसके साथ शनाया अपने फ़ोन में कोई सा नंबर डायल करती है और आगे से एक स्वीट सी वॉइस में कबीर की असिस्टेंट नारा का आंसर आता है। हेलो मैम। नारा अभी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती कि सना आगे से बोल पड़ती है, कबीर कहाँ है? सना के मुंह से कबीर का जिक्र मिलते ही नारा झट से बोल पड़ती है, सर तो ऑफिस में है। नारा के ये कहते ही सना का अपना गुस्सा पीते हुए कहती है, बात कराओ अभी। सना के ये कहते ही नारा के गले के शब्द अटक जाते हैं। उसके पास जैसे कोई दूसरा जवाब ना हो, जिस पर नारा कोई सा बहाना ढूंढते हुए कहती है, वो क्लाइंट। इसके आगे के नारा कोई सा झूठ बोल पाती। सना उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट करती है और होटल के अंदर एंटर हो जाती है। जहां पहुंचते ही वो सबसे पहले होटल काउंटर पर पहुंचती है, जहां की मैनेजर सना को देखते ही बोल पड़ती है, हेलो मिस रॉय एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपने जो रूम बुक किया था मिस रॉय। आप वो मैनेजर। इससे आगे कुछ और बोल पाती कि सना उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कबीर रॉय कौन से रूम नंबर पर ठहरे हैं? सना के ये कहते ही वो मैनेजर फुर्ती के साथ अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ाती है और सना को एक प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहती है, जी हाँ,
मिस्टर कबीर रॉय नाम की बुकिंग हुई है जो रूम नंबर XX में ठहरे हैं। वो मैनेजर ये बोलते हुए सना की तरफ उसके रूम नंबर की चाबी थमाते हुए बोली, मैम आपके रूम नंबर की। सना वो चाबी लेते हुए उसे अपने बैग में फेंकती है और उस तरफ दौड़ पड़ती है। तो वही दूसरी तरफ एक रॉयल मर्सिडीज गोल्ड पैलेस के बाहर आकर रुकती है, जिसके अंदर से बैतुल शेखावत निकलता है, जिसने इस वक्त किसी राउडी हीरो की तरह अपना गेटअप लिया था, जिसकी गहरी लाल आंखें और विलन मूछें थीं और इस वक्त उसने अपने हाफ कट घने बालों को बांधा हुआ था, जहां उसके शर्ट के हाफ बटन खुले हुए थे, जिसके अंदर से छागता चेस्ट पर गहरा घाव उसे किसी हॉट चार्म बॉय और घायल शेर की तरह दर्शा रहा था। बैतूल के चारों तरफ खड़े बॉडीगार्ड्स इसे बड़े सुरक्षित ढंग से पैलेस के अंदर ले जाते हैं। बैतूल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मर्डर करके आया हो। बैतूल शेखावत का असली चेहरा क्या है और वो कौन है? तो वहीं दूसरी ओर सना के भारी कदम इस वक्त अपने सामने चमक रहे रूम नंबर XX की तरफ बढ़ रहे थे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसके दिल का दर्द तब ताजा होता है जब वो उस कमरे को खोलने के साथ धकेलते हुए हल्के से हाथ का इस्तेमाल करती है, जहां वो रूम हल्का सा करमराते हुए खुलता है और उस रूम के वॉशरूम से उसे कबीर की आवाज़ आने लगती है, क्या कर रही हो तुम? सना के कानों में जैसे ही ये आवाज़ पड़ती है तो उसका दिल गुस्से से भर जाता है और वो जैसे ही उस वॉशरूम के सामने लगे पर्दे के अंदर झांकती है तो वहाँ पर कबीर को अपने साथ काम कर रही मॉडल हिना के साथ देखकर सना का दिल कांप उठता है। हिना एक मामूली सी रोल मॉडल एक्ट्रेस थी, जिसका कामला का फिगर और नशीली सी आंखें थी, जो सना के साथ ही काम करती थी। सना का दर्द उसकी आंखों के रास्ते जैसे ही उसके चेहरे पर बहता है तो अंदर से हिना की नज़र पर्दे के बाहर खड़ी सना को देख लेती है, जिसके साथ ही वो कबीर के होठों को अपने मुंह में भरती है और बड़े प्यार से उसके होठों पर मुहर लगाते हुए मदहोशी के साथ कहती है, एक बेबी डॉल जैसे बेबी तुम्हारे पास होने के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर को एक मामूली से रोल मॉडल की बाहों में आने की क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर उसने हम दोनों को रासलीला करते हुए यहीं कहीं खड़े देख लिया तो तुम्हें डिवोर्स दे सकती है। वो हिना के ये शब्द जैसे ही बाहर खड़ी सना के साथ कबीर के कानों में पड़ते हैं तो वो हिना को अपनी बाहों की कौड़ियों में भरता है और उसकी बॉडी पोजीशन को अपनी कमर पर सेट करते हुए एक दर्दनाक तरीके से उसके अंदर उतरते हुए कहता है, वो कुछ नहीं कर सकती। मुझे डिवोर्स देना तो दूर की बात है, ये मालूम होने के बावजूद भी वो मुझे छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि भले ही वो मेरी पत्नी हो पर वो एक नंबर की स्टूपिड है। स्वीट हार्ट, जिसे ये तक भी मालूम नहीं है कि अपने पति को खुश कैसे किया जाता है, उसे किस चीज़ से सेटिस्फाई किया जाता है। शादी की मजबूरी के चलते आज तक मुझे उसने कभी अपने करीब तक नहीं आने दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसी बीवी के साथ एक पति धोखा ना करे तो क्या करेगा? इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।